इंडिया अपने एनर्जी नीड्स के लिए कोल पे काफी डिपेंडेंट है। कोल इंडिया के टोटल पावर जनरेशन में 75% कंट्रीब्यूट करता है। दिसंबर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2017 तक 537 कोल बेस्ड थर्मल पावर यूनिट्स पे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने का ऑर्डर दिया था। जुलाई 2025 तक सिर्फ 11% प्लांट्स ने ये ऑर्डर्स माने और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80% कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स को एनवायरमेंट नॉर्म्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्हें बहुत सारे कंपनी से इन एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशंस के लिए रिक्वेस्ट्स आए थे। मिनिस्ट्री ने कहा कि इन कंपनीज ने इन एग्जेम्पशंस मांगने के लिए कुछ रीजंस दिए थे, जैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का लिमिटेड अवेलेबिलिटी, कोविड-19 का सप्लाई चेन पे नेगेटिव इंपैक्ट, एम्बिएंट एयर में लो सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज कॉस्ट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इंक्रीज। लेकिन ये एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं क्या? इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से क्यों नहीं हो रहा? इन नॉर्म्स का इंपैक्ट क्या है? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इन नॉर्म्स के एप्लीकेशन का हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इन नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा। एंड में हम इन नॉर्म्स के इंपैक्ट को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन नॉर्म्स को डिटेल्स में समझते हैं। जैसा मैंने बताया, दिसंबर 2015 में इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डिसीजन लिया। कंट्री के सारे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स पे स्ट्रिक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन लिमिट्स लगाए जाने वाले थे। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को 537 ऐसे प्लांट्स मिले जिन पे स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लगाना जरूरी था। इन प्लांट्स का टोटल पावर कैपेसिटी लगभग 204 गीगावाट्स था, मतलब इंडिया के पावर डिमांड का ऑलमोस्ट हाफ। इन प्लांट्स को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने की जरूरत थी। ये सिस्टम्स प्लांट्स के एग्जॉस्ट टैग से सल्फर डाइऑक्साइड हटा देते हैं और एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम करते हैं। 2015 के नॉर्म्स के हिसाब से इन प्लांट्स को दिसंबर 2017 तक सिस्टम्स इंस्टॉल कर लेने थे, लेकिन जैसे जैसे 2017 आया, इतना तो क्लियर हो गया था कि इन नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थे। डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स का टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स था, इसके सप्लायर्स बहुत कम थे और इससे रिलेटेड कॉस्ट भी बहुत हाई थे। इन सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए प्लांट्स शट डाउन करने पड़ते। इन सिस्टम से रिलेटेड सप्लाई चेन डेवलप भी नहीं हुए थे। दिसंबर 2017 के डेडलाइन तक कंप्लायंस अपने गोल के आसपास भी नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट 8 इयर्स तक ये पैटर्न रिपीट होता रहा। डेडलाइंस मिस हुए, उन्हें एक्सटेंड किया गया, टाइमलाइंस रिवाइज हुए और कंपनीज बार बार रिलैक्सेशंस की डिमांड करते रहे। दिसंबर 2024 तक इन नॉर्म्स का कंप्लायंस नेग्लिजिबल था। वो 204 गीगावाट्स का नंबर याद है? उसमें से बस 22.59 गीगावाट कैपेसिटी के प्लांट्स ने जरूरी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए थे, मतलब टोटल आइडेंटिफाइड प्लांट्स के बस 11%। इसके अलावा और 102 गीगावाट कैपेसिटी के प्लांट्स इंप्लीमेंटेशन के अलग अलग फेजेस में थे, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग या इंस्टॉलेशन। बाकी 79 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट्स के टेंडर प्रोसेसेस भी स्टार्ट नहीं हुए थे। इंप्लीमेंटेशन के इस गैप के पीछे 2 कारण थे, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉस्ट्स और सप्लाई साइड इश्यूज। चलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉस्ट्स। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में लगभग 60 to 80 लाख रुपीस पर मेगावाट के कॉस्ट्स लगते हैं, मतलब पूरे सेक्टर को लगभग 1.3 to 1.8 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर करना पड़ता। इस सेम अमाउंट से एडिशनल 100 to 150 गीगावाट्स का न्यू पावर कैपेसिटी ऐड किया जा सकता था और ये कॉस्ट इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर दिए जाते। इन नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस लगभग 0.17 to 0.22 रुपीस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता। ओवरऑल कंट्री का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग 19,000 to 24,000 करोड़ रुपीस से बढ़ जाता। इंडिया जैसी कंट्री जहां इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऑनगोइंग मिशन है, ये इंक्रीज प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी के अफोर्डेबिलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन है सप्लाई साइड इश्यूज। इंडिया का पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 16 to 20 गीगावाट्स पर ईयर तक लिमिटेड है, मतलब इंडिया के 200 गीगावाट से ज्यादा के रिक्वायरमेंट्स पूरे करने में ही कम से कम 10 साल लग सकते हैं। ऊपर से इन इक्विपमेंट्स के हाई डिमांड के कारण इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट और फाइनल कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इन प्रॉब्लम्स के कारण जुलाई 2025 में फिर से इन नॉर्म्स को रिलैक्स करने का डिसीजन लिया जा रहा है। ये रिलैक्सेशन 3 टीयर्स के अलग अलग पावर प्लांट्स पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। सबसे पहला टीयर है कैटेगरी ए पावर प्लांट्स। ये वो पावर प्लांट्स है जो नेशनल कैपिटल रीजन या दूसरे 10 लाख लोगों के पॉपुलेशन वाले सिटीज से 10 किलोमीटर के अंदर हैं। इस कैटेगरी के प्लांट्स में 20 गीगावाट पावर कैपेसिटी है। इन प्लांट्स को दिसंबर 2027 तक एनवायरमेंटल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना होगा, मतलब इन्हें और 3 इयर्स का एक्सटेंशन मिला है। अगला टीयर है कैटेगरी बी पावर प्लांट्स।
ये वो पावर प्लांट्स है जो क्रिटिकली पोल्यूटेड रीजन्स के 10 किलोमीटर्स के अंदर हैं। इस कैटेगरी में 72 प्लांट्स हैं जिनका कंप्लायंस केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। इन केसेस के डिसीजंस के लिए एक्सपर्ट कमिटीज बनाए जाएंगे। थर्ड टियर है कैटेगरी सी पावर प्लांट्स। इस कैटेगरी में 462 पावर प्लांट्स इंक्लूडेड हैं जिनमें 145 गीगावाट का पावर कैपेसिटी है। ये वो प्लांट्स हैं जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में इंक्लूडेड नहीं होते। इन पावर प्लांट्स को सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्म से एग्जेम्प्ट किया जाएगा अगर इनके स्टैक्स या चिमनीज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स मीट करते हैं। कौन से नॉर्म्स? 1990s में सेट किए गए नॉर्म्स जो अभी तक बहुत बदल चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये डिसीजन साइंटिफिकली बैक्ड है। गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि उन्होंने एक्सटेंसिव स्टडीज और कंसल्टेशन किए हैं जिसमें IIT दिल्ली और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह है कि करंट एम्बिएंट कंडीशंस में सल्फर डाइऑक्साइड लेवल से कोई पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स नहीं है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड PM या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एक रिलेटिवली छोटा अमाउंट है। रिसोर्स कंजर्वेशन का आर्गुमेंट भी प्रेजेंट किया गया। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ऑपरेट करने में एडिशनल वाटर, पावर और लाइमस्टोन जैसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इन रिसोर्सेज के माइनिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के कारण एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है। लेकिन हर कोई इन आर्ग्यूमेंट से अग्री नहीं करता। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का मानना है कि गवर्नमेंट के पोल्यूशन के एनालिसिस में गैप्स हैं। उन्होंने काउंटर आर्ग्यू किया कि एयर क्वालिटी मॉनिटर करने वाले स्टेशंस पावर प्लांट पोल्यूशन का फुल इंपैक्ट कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि ये स्टेशंस विंड पैटर्न्स और ऐसे केमिकल रिएक्शंस मिस कर देते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड PM 2.5 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तो और जिन स्टडीज के बेसिस पे गवर्नमेंट ने इन पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को रिलैक्स किया है उन सेम स्टडीज ने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के बेनिफिट्स भी दिखाए हैं। एक नीरी रिपोर्ट के हिसाब से फ्लू गैस या पावर प्लांट के चिमनी से निकलने वाले गैस के डीसल्फराइजेशन से पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर्स तक कम हो सकते हैं। IIT दिल्ली के सेम स्टडी ने डिस्कवर किया कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के यूज से पावर प्लांट्स के 100 किलोमीटर्स के अंदर 10 to 15% सल्फेट एरोसॉल्स कम हुए। इन नॉर्म्स के रिलैक्सेशन का सिर्फ एनवायरमेंटली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंपैक्ट भी है। कैटेगरी सी पावर प्लांट्स के एग्जेम्पशन से ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर का लोड लगभग 87,000 करोड़ रुपीस से 1.6 लाख करोड़ रुपीस तक कम हो गया है। मतलब इतना पैसा पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स में यूज होने वाला था जो अब नहीं होगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। पावर प्लांट्स के इन एक्सपेंसेस कम होने के कारण इनके कंज्यूमर्स पे टैरिफ लोड भी नहीं बढ़ेगा। मतलब वो 19,000 to 24,000 करोड़ रुपीस का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक वो अभी के लिए रुक गया है। लेकिन करंट रिलैक्सेशन से एक अनइवन और पोटेंशियली अनफेयर मार्केट सिचुएशन भी क्रिएट हो रहा है। कैटेगरी ए पावर प्लांट्स को पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कैटेगरी बी में से भी कुछ प्लांट्स को ये कॉस्ट बियर करने पड़ सकते हैं। वहीं कैटेगरी सी प्लांट्स इन कॉस्ट से पूरी तरह एग्जेम्प्ट हैं। इससे कैटेगरी सी पावर प्लांट्स को शायद एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। इन पॉलिसी डिसीजंस का इंपैक्ट इन पावर प्लांट्स के फाइनेंसेस और एनवायरनमेंट के साथ साथ पब्लिक हेल्थ पे भी पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च के हिसाब से कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के कारण 2014 में 47,000 डेथ्स हुए। 2018 तक ये नंबर 78,000 डेथ्स तक बढ़ गया था। और इन पावर प्लांट्स का इंपैक्ट काफी वाइड स्प्रेड होता है। कुछ स्टडीज के हिसाब से प्लांट लोकेशन से 100 to 200 किलोमीटर्स तक इनके एमिशंस का नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। मतलब एक पावर प्लांट के एमिशंस का इंपैक्ट उसके नेबरिंग स्टेट्स तक फैल सकता है। लेकिन इस पूरे 10 ईयर लॉन्ग पीरियड में थर्मल पावर इंडस्ट्री ने बस इन नॉर्म्स के रिलैक्सेशन और एक्सटेंशंस का डिमांड किया है। द एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने इन नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस मेंशन किए हैं। इस एसोसिएशन में अदानी ग्रुप, वेदांता, JSW पावर और रिलायंस पावर जैसे इंडस्ट्री जायंट्स इंक्लूडेड हैं। इन कंपनीज ने सिर्फ इन नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कॉस्ट के अगेंस्ट बात नहीं की। कंपनीज ने इंडिया में टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के लिमिटेड अवेलेबिलिटी, कोविड-19 से रिलेटेड सप्लाई चेन इश्यूज और पुराने प्लांट्स में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस भी हाईलाइट किए। कई कंपनीज के लिए तो कॉस्टली पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की जगह अपने पावर प्लांट्स को रिटायर कर देना ज्यादा फीसिबल ऑप्शन था। इस डिसीजन के कारण इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रिलायबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता था। इंडिया का इन एनवायरमेंटल नॉर्म्स को रिलैक्स करना इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में भी एक खराब डिसीजन लग रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और EU जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी इंडिया से ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं। ये इंडिया के लिए एक चिंता की बात है क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड एमिटर है। लेकिन हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स दूसरे कंट्रीज से ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने पुराने कोल पावर प्लांट्स के लिए भी एक ऑप्शन रखा है। इन प्लांट्स के पास दिसंबर 2030 तक का टाइम है। तब तक अगर ये प्लांट्स रिटायर कर दिए जाते हैं, मतलब इनके ऑपरेशंस रोक दिए जाते हैं और इनके इक्विपमेंट्स डीकमीशन कर दिए जाते हैं, तो ये प्लांट्स भी एनवायरमेंटल नॉर्म से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। इंडिया के कोल प्लांट्स टोटल पावर के इंस्टॉल कैपेसिटी का बस 47% है,
लेकिन ये इंडिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट के एनवायरमेंट पॉलिसी डिसीजन सिर्फ इंडिया के एनवायरमेंट को ही नहीं बल्कि हमारे पावर मिक्स को भी काफी इंपैक्ट करती है। आपको क्या लगता है इन रेगुलेशंस और इनके रिलैक्सेशंस का हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ता है? हम अपने कोल पे डिपेंडेंस को कब तक खत्म कर पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।